हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग स्टोम ज्ञान का तूफान। मेरा नाम है गुंजन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 7 के चैप्टर 2 राजा और उनके राज्य। राइट। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हम जिस समय की बात करने वाले हैं वो है 7वीं से 12वीं शताब्दी का समय, जहाँ पे भारत के अलग अलग इलाकों में अलग अलग राजवंशों ने क्या किया, राज किया। सबसे पहले हम मैप देख लेते हैं। ये है हमारे प्यारे भारत का मैप और अलग अलग जगहों पे अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग राजवंशों ने क्या किया, रूल किया। सबसे पहले हम देख लेते हैं चहमान, जो कि इंद्रप्रस्थ वाला जो इलाका है, यहाँ पे इन्होंने रूल किया। इसमें राजस्थान का भी कुछ हिस्सा आता है, जिसका एक एग्जाम्पल है पृथ्वीराज चौहान। आप सभी ने पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा, वो इसी चहमान वंश से संबंधित थे। उसके बाद हम बात करते हैं गुज्जर प्रतिहारों की, तो इन्होंने सेंट्रल इंडिया पे रूल किया था। चंदेलों ने इस इलाके पे रूल किया था। और अगर हम बात करते हैं पाल वंश की, तो इन्होंने वेस्ट जो बंगाल का जो इलाका था ना, उस पे रूल किया था। यहाँ पे पूर्वी चालुक्य हैं बेगी के, इन्होंने इस इलाके पे रूल किया था। अगर हम बात करते हैं राष्ट्रकूटों की, तो इन्होंने दक्कन, महाराष्ट्र के कुछ इलाके पे रूल किया था। और अगर हम साउथ इंडिया की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पांड्यन रूलर्स हैं, जिन्होंने तमिलनाडु का जो इलाका था उस पर रूल किया था। अगर हम बात करें चेरों की, तो उन्होंने आधुनिक केरल पे रूल किया था। हम देखेंगे कि उस समय पे जिस टेरिटरी पे ये रूल कर रहे थे ना, जैसे आज मैंने आपको बोला तमिलनाडु, यहाँ पे बोला केरल, तो क्या इनके नाम, इसका नाम केरल ही था उस समय पे? क्या यहाँ का नाम तमिलनाडु था उस समय पे? तो इनके जो टेरिटरी थी उसके नाम क्या थे? आज हम उसको किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर हम बात करते हैं चोल की, तो आज का जो कुछ कर्नाटक का हिस्सा है, कुछ आंध्र प्रदेश का जो हिस्सा है, वहाँ पे इन्होंने रूल किया था। राइट। तो पढ़ते हैं हम नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्राय उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर लेते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का एक उदाहरण दक्कन में, अब देखिए मैं आपको समझा देती हूँ सिंपल से शब्दों में। बेसिकली यहाँ पे आपको बताया क्या गया है, बताया ये गया है आपको कि जैसे हमने अशोका वाला चैप्टर पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी थी। लिंक करते हैं। देखो, हमने देखा था एक एम्पायर का राजा होता था, कुछ उस एम्पायर में अलग अलग इलाके होते थे जिन पे वो राजा रूल करता था। ठीक है, तो इतना बड़ा एम्पायर होता था या फिर राजाओं की इतनी बड़ी, बहुत बड़ी किंगडम होती थी, तो राजा के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो सारे इलाकों पे, अपने द्वारा जीते गए सारे इलाकों पे क्या करे, प्रत्यक्ष कंट्रोल कर सके। तो वो ना क्या करता था, हमने प्रीवियस लेसन में भी पढ़ा था, चंद्रगुप्त मौर्य वाले लेसन में पढ़ा था कि जो एक राजा होता था ना, वो अपने अपने पुत्रों को, जो कि प्रिंस होते थे, राइट, उनको या फिर अपनी फैमिली के जो मुख्य मुख्य व्यक्ति होते थे, उनको प्रांतपाल यानी कि गवर्नर नियुक्त कर दिया करता था अलग अलग प्रांतों का। राइट, यहाँ पे उसने अपने एक पुत्र को नियुक्त कर दिया, यहाँ पे किसी और पुत्र को नियुक्त कर दिया, यहाँ पे उसने अपने भाई को कर दिया। ऐसे ही मतलब अपनी फैमिली में जितने भी लोग मुख्य मुख्य पद संभालने लायक होते थे, उनको अलग अलग प्रांतों पे एज अ गवर्नर वो अपॉइंट कर दिया करता था, ताकि उसके लिए ईजी हो जाए कि इन पे वो डायरेक्ट कंट्रोल ना कर पाए, लेकिन अपने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ये उस इलाके की रिपोर्ट ले सके। ठीक है, सेम यहाँ पे भी था। यहाँ पे क्या था,
एक टेरिटरी थी, एक किंगडम थी जिस पे राजा रूल करता था। उसके ही अलग अलग, मान लो यहाँ पे अलग अलग छोटे छोटे प्रांत होते थे कुछ, ठीक है। तो इस तरीके से कि अलग अलग प्रांतपाल नियुक्त कर दिया करते थे। यहाँ पे ना एक बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि यहाँ पे इन इलाकों पे जो लोग राज करते थे उनको सामंत कहा जाता था। वहाँ पे गवर्नर या प्रांतपाल कहा जाता था ना, यहाँ पे क्या बोला जाता था, सामंत, ठीक है। अलग अलग टेरिटरी पे अलग अलग सामंत हुआ करते थे। इस टेरिटरी पे एक सामंत, इस टेरिटरी पे एक सामंत, ठीक है। और राजा उनसे एक्सपेक्ट करता था कि ये जब भी मुझसे मिलने आए तो मेरे लिए उपहार लेकर आए। अगर मेरे ऊपर कभी कोई दूसरा राजा अटैक कर दे तो सैन्य सहायता मुझे प्रदान करें, ठीक है। इस तरीके की एक्सपेक्टेशंस इनसे होती थी। बदले में इनकी जो टेरिटरी होती थी, इन सामंतों की जो टेरिटरी होती थी, मतलब मान लो ये एक सामंत है, इसको इस इलाके पे राजा ने नियंत्रण दिया हुआ है, कंट्रोल दिया हुआ है कि आप यहाँ पे भैया यहाँ से टैक्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हो। तो उसके बदले में राजा इनसे ये एक्सपेक्ट करता था कि मुझे जब भी तुम्हारी सेना की ज़रूरत होगी तुम मुझे अपनी सेना प्रदान करोगे, जब भी हम लोग मिलेंगे समय समय पर तुम मेरे लिए उपहार भेजोगे, ठीक है। बदले में ये लोग यहाँ पे क्या करते थे, यहाँ से टैक्स कलेक्ट करते थे। यहाँ के एक तरीके से कर्ता धर्ता यहाँ के यही थे, ठीक है। तो ऐसा ही एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है दक्कन में, ठीक है। ये दक्कन का मान लो इलाका है। यहाँ पे जो राज करते थे ना, चालुक्य करते थे। कौन करते थे, चालुक्य वंश यहाँ पे क्या करता था, रूल करता था, ठीक है। तो सेम तरीके से इन चालुक्यों ने भी अपने इलाकों को ना अलग अलग सामंतों को दिया हुआ था, ठीक है। तो उनमें से एक था राष्ट्रकूट वंश। क्या था, मान लो हमने ये है राष्ट्रकूट। अब ये जो राष्ट्रकूट थे ना, इनके पास सेना भी बहुत बड़ी थी। इनका जो इलाका था ना वो मिनरल से रिच था, वो रिसोर्सेज से रिच था। तो धीरे धीरे ना ये क्या हो रहे थे, ये शक्तिशाली बनते जा रहे थे। और ये लोग टैक्स भी बहुत अच्छे से कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो एक समय धीरे धीरे करके ऐसा आता गया कि ये जो सामंत थे, दंती दुर्ग, ये चालुक्यों के अधीन टेरिटरी थी। राष्ट्रकूट जो थे एक सामंत था, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश जो था वो सामंत था। उसका एक व्यक्ति था दंती दुर्ग। क्या था, दंती दुर्ग। वो इतना पावरफुल हो गया कि एक टाइम ऐसा आया कि उसने इन चालुक्यों की जो अधीनता थी ना वो स्वीकार ही नहीं करी। उसने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारा कोई सामंत नहीं हूँ, ये इलाका जो है मैं इसका राजा हूँ। मतलब उन्होंने ये कोशिश करी कि मैं इनसे फ्री हूँ, मेरे ऊपर इन चालुक्यों का क्या नहीं है, कोई भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। और ये कब हो रहा था, ये 8वीं सदी के मध्य में हो रहा था, ठीक है। और जब अब भाई राजा है, राजा क्या करता है, राजा अलग अलग इलाकों में अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त कर रहा था, ठीक है। उनमें से दंती दुर्ग भी एक था। अब राजा को लगा कि भाई ये तो मेरी अधीनता मानने से इनकार कर रहा है, ये तो मुझे एक तरीके से मेरी पावर को चैलेंज कर रहा है, मेरी अथॉरिटी को चैलेंज कर रहा है। तो दंती दुर्ग और चालुक्यों के मध्य में क्या हुआ, युद्ध हुआ, ठीक है। और उस युद्ध में राष्ट्रकूट जो प्रधान था दंती दुर्ग, उसने चालुक्यों को क्या किया, हरा दिया। और उसके बाद एक यज्ञ किया, एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ, ठीक है। जिसका अर्थ होता है सोने का गर्भ। हिरण्य एक तो हिरण को बोलते हैं, दूसरा हिरण्य ना गोल्ड को भी बोलते हैं, सोने को, ठीक है। तो ये एक अनुष्ठान था। और इस अनुष्ठान में बेसिकली होता क्या था कि पहले हमने क्षत्रियों के बारे में पढ़ा था ना कि क्षत्रिय जो होते थे वो राजा होते थे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा था कि ये अनुष्ठान जो था वो ब्राह्मणों की हेल्प से परफॉर्म किया जाता था। और इसमें कोई व्यक्ति जो जन्म से क्षत्रिय नहीं होता था, ध्यान रखना मेरी बात,
जो व्यक्ति इस यज्ञ को करवाता था वो जन्म से क्षत्रिय नहीं होता था, ठीक है। तो इस यज्ञ को इसलिए परफॉर्म कराया जाता था ताकि इस यज्ञ के माध्यम से वो अपने आप को क्षत्रिय क्या कर सके, क्षत्रिय रूप में अपना सके, ठीक है। मतलब कहने का सिंपल शब्दों में ये है कि जो व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय नहीं होते थे वो इस यज्ञ को करवा के, इस अनुष्ठान को परफॉर्म करा के क्षत्रिय बन जाते थे और राजा बन जाते थे। किसी टेरिटरी पे रूल करने का एक तरीके से परमिट उन्हें मिल जाता था। कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशलों का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदंब, मयूर शर्मण और गुज्जर प्रतिहार। हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर, अभी हमने देखा ये जो दो व्यक्ति थे ये क्या थे, जन्मजात ब्राह्मण थे, यानी ब्राह्मण फैमिली के अंदर इन्होंने जन्म लिया था। और ब्राह्मणों का कार्य क्या होता था, वेदों की शिक्षा ग्रहण करना और उस शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यज्ञ अनुष्ठान परफॉर्म करना। लेकिन इन दो व्यक्तियों ने ये बाय बर्थ तो क्या थे, ब्राह्मण थे, ठीक है। इन्होंने भी हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ को क्या किया, परफॉर्म किया और अपना जो परंपरागत पेशा था, जो शिक्षा का प्रचार प्रसार था, शिक्षा ग्रहण करना और प्रदान करना, ये इनका परंपरागत कार्य था। तो इसको छोड़कर शस्त्र यानी कि हथियार अपना लिए थे, यानी कि जो युद्ध करने के लिए हमें शस्त्रों की ज़रूरत होती है ना, तो यानी कि ये क्या थे, ये योद्धा बन गए थे। और इन्होंने कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। मयूर शर्मण ने कर्नाटक में और गुज्जर प्रतिहारों ने राजस्थान में क्या किया, रूल किया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक यज्ञ था जिसके माध्यम से जो ब्राह्मण थे या कोई भी वर्ग था उसको एक प्लस पॉइंट मिल गया कि भाई तुम हिरण्यगर्भ यज्ञ को परफॉर्म करके क्षत्रिय बन सकते हो। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें वर्ण व्यवस्था के अंदर एक महत्वपूर्ण चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है। राज्यों में प्रशासन, इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजा धीराज यानी राजाओं के राजा, महाराजा यानी राजाओं का भी राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती यानी 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण करी। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। मतलब अपनी जो उनकी जो सत्ता थी, उनकी जो अथॉरिटी थी, उसको भी वो लोगों में बांट दिया करते थे। मैंने आपको पहले भी बताया कि एक बहुत बड़े इलाके पे डायरेक्ट जो राजा होता था ना, उसका कंट्रोल बहुत मुश्किल होता था, ठीक है। उसको कभी युद्ध अभियानों पे जाना पड़ता था, कभी कुछ और, मतलब ज़्यादातर टाइम तो जो युद्ध होते थे टेरिटरी के एक्सपेंशन के लिए, तो राजा क्या करता था, ज़्यादातर अभियानों पे रहता था, युद्ध अभियानों पे रहता था। तो इस तरीके से वो अलग अलग इलाकों के में ना अब सामंतों को नियुक्त कर दिया करता था ताकि राजा की अनुपस्थिति में वहाँ पे भी भली प्रकार से कार्य चल सके और वहाँ पे लोगों से टैक्स वगैरह कलेक्ट किया जा सके। जो भी रूल करने के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वहाँ पे उन सब चीज़ों का ध्यान रखा जा सके। तो इस तरीके से जो राजा था ना, अपनी अथॉरिटी को लोगों के साथ शेयर करता था। लोग मतलब कॉमन लोग नहीं, उसके कुछ गिने चुने मुख्य लोग होते थे उनके साथ। इन सभी राज्यों में उत्पादक कौन होते थे, जो प्रोडक्शन करते थे, जैसे कि किसान फसल का या अनाज का प्रोडक्शन करते थे। पशुपालक, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी तो अपनी मर्जी से दे देते थे। अगर हम बात करें किसानों की, तो किसान फसल का कुछ हिस्सा दे दिया करते थे, ठीक है। उसके बाद करें पशुपालक की, तो दूध वगैरह जो भी उनके रिसोर्सेज होते थे, पशुओं से जो भी उनको मिलता था, ठीक है, वो। कारीगरों की बात करें तो से आप जो जिस भी चीज़ के वो कारीगर होते थे, अपने अपने हिसाब से वो उन चीज़ों को क्या करते थे, दे दिया करते थे
ताकि जो उनका राजा है युद्ध के समय पे उनकी रक्षा कर सके, शांति काल में उनकी मदद कर सके। कभी अकाल पड़ रहा है, कभी कुछ पड़ रहा है, तो अगर राजा के पास रिसोर्स होंगे तभी तो वो अपनी प्रजा की हेल्प कर पाएगा। तो इसके लिए जगह जगह पे उनसे जगह जगह पे उनकी 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 क्षमता के हिसाब से उनसे लगान, जिसको हम टैक्स कहते हैं, ठीक है, वो वसूल किया जाता था। क्योंकि लगान मानकर इसको वसूल किया जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। यानी जो व्यक्ति इनसे जो टैक्स कलेक्ट करता था ना, वो अपने आप को उस भूमि का स्वामी मानता था। मैंने आपको बताया ये टेरिटरी है। एक टेरिटरी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसे करके कुछ हम बना लेते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे खेत है, ठीक है, यहाँ पे खेत हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे पशुपालक हैं, ऐसे यहाँ पे कारीगर काम कर रहे हैं। तो ये टेरिटरी किसकी है? ये टेरिटरी राजा की है। वो अपने आप को ऐसा दिखाता था कि मैं इस लैंड का क्या हूँ, मालिक हूँ, मैं इस लैंड का स्वामी हूँ, और इस लैंड पे आपको अपना काम करने के लिए मुझे बदले में कुछ देना पड़ेगा, राइट। जो किसान होते थे वो फसल का कुछ हिस्सा देते थे, पशुपालक अपने पशुओं से प्राप्त उत्पादों का कुछ हिस्सा देते थे। वो देते क्यों थे? क्योंकि ये जो व्यक्ति था जिसकी ये टेरिटरी थी, जिसने युद्ध में इस टेरिटरी को जीता था, या फिर बाय बर्थ भी जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पेरेंट्स से जो जनरेशन्स को मिलता था, वंशानुगत राज्य मिलता था, उस पे ये अपने आप को उस लैंड का स्वामी लोगों मतलब अपने आप को वो ऐसे शो करते थे कि हम इस लैंड के स्वामी हैं, इस भूमि के हम स्वामी हैं, और अगर यहाँ पे आपको रहना है, अगर यहाँ पे आपको व्यापार करना है, कार्य करना है, तो इसके बदले में आपको कुछ टैक्स देना पड़ेगा, जिसको क्या कहा जाता था? लगान कहा जाता था। होप की चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। जितनी कॉम्प्लिकेटेड हमें बुक्स में लाइंस ये मिलती हैं, जिस तरीके से मैं आपको समझा रही हूँ, होप की सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी और डिफ़िकल्टी आपको नहीं फेस करनी पड़ रही होगी। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको 400 कर के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। अलग अलग करों के लिए लगभग 400 शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें सबसे फेमस था वेटी। ये कौन सा कर होता था? बेसिकली राजा क्या होता था ना, पैसे वसूल नहीं करता था इस वेटी नामक टैक्स में। क्या करता था? लोगों से श्रम करवाया करता था, मेहनत करवाया करता था, ठीक है। तो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में जो लिया जाता था वो कर क्या कहलाता था? वेटी कहलाता था। और कदमाई क्या था? भू राजस्व था। भूमि से जो राजस्व उनको मिलता था उसको कदमाई कहा जाता था। और पता है आपको, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ना यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। वेटी क्या था? एक कर था जो किस रूप में वसूल किया जाता था? किसानों से वसूल किया जाता था, उनकी फसल के रूप में, या फिर इस तरीके से ऑप्शन होते। तो हमें ध्यान रखना है कि वेटी एक ऐसा टैक्स था जो नगद की बजाय श्रम के रूप में लिया जाता था, राइट। उसके बाद कदमई भू राजस्व था। मकान पर छाजन यानी छत डालने के लिए भी एक कर वसूल किया जाता था। और यहाँ पे बात की गई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु और केरल में ना नारियल के भी बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, खजूर के पेड़ होते हैं, ताड़ के पेड़ होते हैं। तो लोगों को खजूर लेने हो तो उनको पेड़ पे चढ़ना पड़ेगा, है ना। तो पेड़ पे चढ़ने के लिए बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं वो, तो उनको सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता था। अब जो भी लोग खजूर या ताड़ के पेड़ पे सीढ़ियाँ चढ़ के, अब इतना लंबा पेड़ होता है तो नॉर्मल बंदा तो उस पर बिना, मान लो मुझे खजूर के पेड़ से खजूर लेने हैं तो मुझे सीढ़ी का यूज़ करना पड़ेगा ना। मेरी हाइट इतनी तो है नहीं कि मैं ज़मीन पे खड़े खड़े हाथ ऊपर उठा के और क्या कर लूँ, खजूर तोड़ लूँ। तो पता है आपको कितना इंटरेस्टिंग टैक्स है ये, कि अगर किसी को खजूर या ताड़ के पेड़ पे चढ़ना होता था सीढ़ी लगा के, तो भी उनसे टैक्स वसूल किया जाता था। और ये कहाँ की बात की जा रही है? तमिलनाडु में जो चोल वंश राज कर रहा था, ये उनके समय की बात की जा रही है। पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार हासिल करने के लिए भी कर लिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक फादर है, उनके 2 बेटे हैं, फादर की डेथ हो जाती है
तो जो फादर की ज़मीन है जो है ना, उस पर वंशानुगत रूप से उनके दोनों बेटों का हक हो जाएगा। तो अब उनको ये जो प्रॉपर्टी है अपने फादर से अपने नाम पे करवानी है, उत्तराधिकार में मिलेगी ना उनको ये, तो इसके लिए भी टैक्स लिया जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि इस तरह के अलग अलग किस्म के लगभग 400 कर थे, मतलब करों के लिए 400 से ज़्यादा शब्द लिए गए, शब्दों का हमें इस्तेमाल मिलता है। तो करों के लिए जब इतने सारे टैक्सेस थे तो हम ऐसा अनुमान भी लगा सकते हैं कि टैक्स जो थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। नाम उनके इतने सारे थे तो टैक्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वसूल किए जाते होंगे। क्या आज इनमें से कोई कर वसूल किया जाता है? आज आपको पेड़ पे अगर चढ़ना है सीढ़ी लगा के, तो क्या आप मुझे बताइए, आपसे कोई टैक्स ले सकता है इसके लिए? बताइए। और आप जितने भी हमने टैक्सेस के बारे में पढ़ा है, क्या आपसे कोई जबरन श्रम करवाता है? आज के टाइम में अगर बात करें कि नहीं भाई आपको तो जबरन श्रम करना है, टैक्स नहीं लेंगे हम आपसे, हम तो आपसे कुछ काम करवाएंगे, कुछ मेहनताना मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको श्रम के रूप में टैक्स देना पड़ेगा। तो मुझे तो नहीं लगता, इवन आपकी भी यही वो होगी, आप भी देखते होंगे अपने आसपास या अपने आप पेरेंट्स से भी डिस्कस कर सकते हैं कि क्या उनसे हमारी गवर्नमेंट इस तरीके का कोई टैक्स वसूल करती है। तो आंसर, ये संसाधन राज्य की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। आप सोच सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी एक बात है कि जिस राजा को जितने ज़्यादा टैक्स मिलेंगे उसके पास उतनी ज़्यादा वेल्थ होगी, उसके पास उतने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे। जब रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, धन संपत्ति ज़्यादा होगी, ठीक है, तो क्या होगा, राज्य भी पावरफुल होगा। आप सोच सकते हैं ना, इतनी सिंपल सी चीज़ हमें समझ में आती है, ठीक है। अगर राजा के ऊपर अचानक कोई दूसरा राजा क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है, तो अगर उसके पास रिसोर्सेज होंगे तो वो उससे लड़ने में भी उसकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्राय वंशानुगत होती थी। सेना में ऐसा भी होता था कि कई बार राजा के निकट संबंधी इन ओहदों पर होते थे। चंद्रगुप्त मौर्य वाले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, वो तो बहुत पहले की बात थी, ठीक है, वो एंशिएंट इंडिया की हम बात कर रहे थे। अब हम मिडाइवल हिस्ट्री के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। 7वीं शताब्दी में जो रूलर्स रूल कर रहे थे, एक सिस्टम जो पहले से चला आ रहा था, इन्होंने भी उसको फॉलो किया। वो ये था कि जो भी लोग टैक्स वसूलते थे, सामंत थे या जो भी पदाधिकारी थे, जो भी व्यक्ति थे जिनको टैक्स कलेक्ट करने के लिए अपॉइंट किया जाता था, ठीक है, वो सभी क्या थे, प्रभावशाली महत्वपूर्ण परिवारों से होते थे। और ये जो सिस्टम था ना, ये वंशानुगत था, हेरिडेटरी था। मतलब अगर मान लो एक व्यक्ति है, प्रभावशाली वर्ग से आता है, ठीक है, उसको बोला कि भाई तुम्हें इस टेरिटरी का क्या करना है, टैक्स कलेक्ट करना है। ये काम करता गया। एक दिन क्या हुई, इसकी डेथ हो गई। तो इसका जो बेटा होगा ना, वो किसी और को ये पद ना देके उसके बेटे को ये पद दे दिया जाएगा कि भाई पहले से तुम्हारे पिताजी ये काम करते थे, अब तुम्हें हमारे राज्य के लिए टैक्स कलेक्ट करना होगा। आप समझ रहे हो, ये हेरिडेटरी सिस्टम होता था, यानी कि जो व्यक्ति पहले से इस काम को कर रहा है उसके उत्तराधिकारियों को ही ये काम सौंप दिया जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से ये सिस्टम होता था और जो राजा के निकट जो संबंधी लोग होते थे वो ही इन महत्वपूर्ण पदों पे नियुक्त होते थे। प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्ति के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको याद आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। चलो, अगर आपको याद आ रहा है तो भी अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो आप रिकॉल करने की कोशिश करिए, वरना मैं आपको बता ही रही हूँ कि प्रशस्ति बेसिकली कुछ लेख होते थे जो हमें राजा के बारे में बताते थे। बेसिकली इसमें राजा की प्रशंसा होती थी, राजा की प्रेज होती थी कि राजा कितना शक्तिशाली है, कितना सूरवीर है, वीर है, बहादुर है। तो ये ना विद्वान ब्राह्मण इनकी रचना करते थे, ठीक है। और
वो बताते थे उस लेख के माध्यम से कि जो हमारा राजा है कितना बहादुर है, कौन कौन से युद्ध उसने लड़े, कौन कौन से राजाओं को उसने इन युद्धों में हसाया नहीं, हराया। ठीक है, अपने राज्य में वो लोगों के बीच में कैसे पॉपुलर थे, लोगों की कैसे हेल्प करते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी हमें प्रशस्तियों से भी मिलती है। बट कहीं कहीं हमें ना ऐसा भी देखने को मिलता है, आगे हम बहुत आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि कभी कभी ये जो ब्राह्मण इन प्रशस्तियों की रचना करते थे ना, तो राजा की प्रशंसा करते थे, तो कभी कभी बहुत बड़ा चढ़ा के भी वो राजा के बारे में लिख दिया करते थे। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक नागभट्ट एक प्रशासक था, एक शासक था, उसकी एक प्रशस्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार वंश का शासक था नागभट्ट। उसके कामों का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। एग्जाम के अंदर बिल्कुल ये क्वेश्चन बन सकता है कि ग्वालियर प्रशस्ति कौन सी भाषा में लिखी गई है। कंफ्यूजन करने के लिए 3-4 ऑप्शन दे देंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि ग्वालियर प्रशस्ति संस्कृत भाषा में लिखी गई है, किस शासक के बारे में लिखी गई है, तो प्रतिहार वंश का शासक था नागभट्ट। उसके बारे में वर्णन करती है कौन सी प्रशस्ति, ग्वालियर प्रशस्ति। आंध्र, सैंधव यानी सिंध, विदर्भ यानी महाराष्ट्र का एक हिस्सा, और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे, यानी वो रूल नहीं कर रहे थे, वो एक प्रिंस थे, उनके फादर उस टाइम पे रूल कर रहे थे। तो तभी जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, सिंध का जो हिस्सा था, विदर्भ का जो हिस्सा था, कलिंग का जो हिस्सा था, वहां पे जो राजा रूल कर रहे थे ना, वो नागभट्ट से तभी डरे हुए थे, तभी उसके सामने हार मान गए थे, जबकि वो एक प्रिंस था, अभी तो वो राजा भी नहीं बना था। कौन? नागभट्ट। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया यानी उससे जीत गए। होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। उन्होंने कन्नौज के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं। उन्होंने वंग बंगाल का हिस्सा था, अरनत गुजरात का हिस्सा था, मालवा मध्य प्रदेश का, और किरात ये वनवासी लोग थे, ठीक है, जो वन में निवास करते थे। तुरुष्क यानी तुर्क, वत्स मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य थे। इनके राजाओं को पराजित किया था, ये एक प्रशस्ति है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि प्रशस्ति के बारे में, राजा के बारे में वर्णन किया जाता था, ये बताया जाता था कि राजा कितना महान था, कितना वीर योद्धा था, बहादुर था, उसने कितने सारे राजाओं को पराजित किया, किन किन राजाओं से युद्ध किया। तो ये सारी चीज़ें किसके बारे में बताती हैं? उस राजा के बारे में बताती हैं जिसके बारे में ये प्रशस्ति लिखी गई है। साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी मिल जाती है कि उसने किन किन राजाओं से युद्ध किया या किन किन राजाओं को हराया। राजा लोग प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। अभी हमने देखा राजा बहुत सारे यज्ञ और अनुष्ठान राजाओं से परफॉर्म कराते थे, ठीक है। और साथ ही साथ जो ब्राह्मण होते थे वो ब्राह्मण क्या करते थे, उनकी प्रशस्ति भी लिखते थे, उनके लिए यज्ञ वगैरह भी करते थे। तो इसके लिए ना वो उनको अनुदान यानी दान में भूमि दिया करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था। एक राजा ने एक ब्राह्मण को भूमि दान में दी। तो इस तरीके के ये ताम्र पत्र होते थे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। ये बेसिकली तांबे की कुछ शीट्स है ना। और यहाँ पे इन शीट्स में लिखा होता था कि ये राजा का नाम लिखा होता था, ब्राह्मण का नाम लिखा होता था, और जिस भूमि को देते थे उसके बारे में वर्णन किया जाता था कि इस राजा ने इन ब्राह्मण को ये भूमि दान में दी है। तो इस तरीके से ये लिखे हुए होते थे, कॉपर प्लेट्स जो होती थी हमारी। ये ताम्रपत्र, यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है। ये 2 भाषाओं में लिखा गया है, थोड़ा सा संस्कृत में और थोड़ा सा तमिल में। ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, यानी जो राज्य की मोहर थी, जो राजा की मोहर थी,
ये ओरिजिनल हैं, उसकी ओरिजिनलिटी को शो करने के लिए उस पर एक मोहर लगाई जाती थी, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रामाणिक दस्तावेज है। ठीक है। ब्राह्मणों को भूमि तो दान में दी जाती थी, उसके साथ साथ और क्या चीज़ें दी जाती थी, तो इससे हमें ये जानकारी मिलती है। इस बॉक्स में गिवन इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं एक बारी। हमने मिट्टी की मेड़ी बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। ये चोल जो लोग थे, चोल जो रूलर्स थे, वो भूमि को अनुदान में दिया करते थे ना, उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो भूमि के अलावा क्या क्या और अनुदान में दिया करते थे। तो जिस जमीन को ये अनुदान में देते थे, मिट्टी की मेड़ बना दिया करते थे, बेसिकली छोटी छोटी बाउंड्रीज ही बना दिया करते थे। ठीक है, ये मेड़ होती थी, चारों तरफ से उसको घेर दिया करते थे, जो उसकी सीमाओं को चिन्हित करती थी कि तुम्हें मतलब ऐसे ना यहाँ पे बाउंड्री टाइप बना दी, तो इसके अंदर की जो लैंड है वो तुम्हें अनुदान में दी गई है, ये इस चीज़ को शो करती थी। इस भूमि पर क्या क्या चीज़ें थी? फलदार वृक्ष थे, भूमि, बगीचे, फल उद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, भाभी, चबूतरे, नहर, खाई, नदी, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, बहुत सारी चीज़ें होती थी, मधुमक्खियों के छत्ते, गहरी गहरी झीलें। तो ये जो भूमि होती थी ना, इस पे इतनी सारी चीज़ें होती थी। जिसे ये भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता था। मान लो किसी ब्राह्मण को राजा ने अनुदान में भूमि दे दी, तो यहाँ पे पेड़ भी थे, हमने पेड़, खजूर, मान लो खजूर के पेड़ है, तो खजूर के पेड़ पे सीढ़ी लगा के जो चढ़ता था उससे टैक्स वसूल करते थे। तो यहाँ पे ना आप देख सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि भाई जिस भी ब्राह्मण को भूमि अनुदान में मिल जाती थी उसकी तो मौज आ जाती थी। उसको यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज होते थे उसका उस पर नियंत्रण हो जाता था, और यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी ना उन सब से उसको टैक्स कलेक्ट करने का एक तरीके से अधिकार मिल जाता था। तो आप सोच सकते हैं एक सक्सेस की एक अमीरी की उसको मिल जाती थी कि भाई जिस भी ब्राह्मण को मिल गई उसके तो मौज ही मौज है, उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा ना, टैक्स के रूप में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि राजा उसको अधिकार दे देता था कि ये जो ज़मीन है अब ये तुम्हारी है और तुम यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। और कुछ न्याय अधिकारी होते थे, वो लोगों पे जुर्माना लगाते थे, तो उस जुर्माने को भी वो व्यक्ति क्या कर सकता था? वसूल कर सकता था। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता था। वह पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकता था, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता था, पेड़ और कांटेदार झाड़ियां लगवा सकता था, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता था। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। उसके साथ साथ उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। हम बहुत पढ़ते हैं आज के टाइम में वाटर कंजर्वेशन, ठीक है, पानी को सुरक्षित करना है, बर्बाद नहीं करना। ठीक है, अगर हम बात करें 7वीं सदी की, तो आप देख सकते हैं कि भारत में ना चीज़ों को नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने का जो परंपरा है बहुत पहले से चलती हुई आ रही है। ठीक है, तो उस समय पे राजा ये इंस्ट्रक्शन भी देता है उस व्यक्ति को जिसको उसने भूमि अनुदान में दी है कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके इलाके में जो भी भूमि मैं आपको दे रहा हूँ वहाँ पे पानी बर्बाद ना हो, और वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़े तो तटबंधों का निर्माण भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें चोल साम्राज्य के बारे में जानकारी देती हैं। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। हमें एक संस्कृत काव्य मिलता है, किस टाइम पीरियड का है? 12वीं शताब्दी का। ठीक है, इसे कल्हण नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कल्हण ने अपना वृतांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। यानी उसने खुद से जो भी वो सोच रहा था, समझ रहा था, सिर्फ वही उसने इस काव्य में नहीं लिखा, बल्कि अलग अलग सोर्सेज से सूचनाओं को इकट्ठा किया और तब जाके इस काव्य की रचना करी। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न
वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए एक असाधारण ग्रंथ था। अगर हम बात करते हैं प्रशस्ति की, तो प्रशस्ति में हम देख रहे हैं कि राजाओं की प्रशंसा लिखी जा रही है, उनके बारे में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स तो हमें देखने को मिल ही नहीं रहा। लेकिन अगर हम बात करें कल्हण ने एक बुक लिखी थी, एक काव्य लिखा था। आपको पता करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है कि 12वीं शताब्दी में कल्हण ने संस्कृत काव्य की रचना करी थी, जिससे हमें कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। तो उस काव्य का नाम क्या है, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, राइट। तो इसकी एक विशेषता ये थी कि जहाँ उस समय पे जो प्रशस्ति थी वो राजा की प्रेज कर रही थी, राजा की प्रशंसा कर रही थी, यहाँ पे कल्हण उनके द्वारा अपनाई गई कुछ गलत नीतियों के बारे में डिस्कस करता है, जो कि उनको नहीं करनी चाहिए थी। वो ये भी देखता है, साथ ही साथ आलोचना का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना किसी को। तो इसमें हम उसके अक्सर आलोचना सुन के हमारे मन में ये आता है कि नेगेटिव चीज़ें, बट नहीं, आलोचना का मतलब होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना, साथ ही साथ नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे भी ध्यान देना और उसके आधार पे एक कंक्लूजन निकालना। तो ये बिल्कुल डिफरेंट था, ये जनरल नहीं था, ये असाधारण था। क्यों? क्योंकि जहाँ पे एक तरफ सारी चीज़ें उनकी प्रशंसा के बारे में लिखी जा रही थी, तो यहाँ पे हमें कुछ आलोचनात्मक चीज़ें भी देखने को मिलती हैं तत्कालीन समय के बारे में, तत्कालीन राजाओं के बारे में। ठीक है, होप की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। बाकी की बचे लेसन को हम पार्ट 2 के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो यू कैन आस्क मी इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, तब मिलते हैं अगले पार्ट में।